नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम पर आधारित आत्म मूल्यांकन प्रश्नोत्तर श्रृंखला चल रही है और आज आत्म मूल्यांकन प्रश्नोत्तर श्रृंखला के चौथे भाग में हम आ चुके हैं और आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं दो निबंधों पर जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। कविता क्या है और शिरीष के फूल। कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध है और शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य शुक्ल द्वारा रचित कविता क्या है निबंध उनके किस संग्रह में संकलित है? चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि 3, चिंतामणि 4। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये निबंध शुक्ल जी के चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का ए। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता है, यानी कविता को किन शब्दों में परिभाषित किया है आचार्य शुक्ल ने? कविता क्या है निबंध में इस पर प्रश्न पूछा गया है। ए छंदबद्ध अभिव्यक्ति, बी भावमय होगा दोस्तों, ये भावमय शब्द विधान, सी हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य द्वारा किया गया शब्द विधान और डी विशुद्ध अनुभूति मात्र। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुक्ल जी ने जहां पर कविता क्या है निबंध में कविता को परिभाषित किया है तब उन्होंने कहा है कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। जब इस रस दशा में डूबकर कोई भी कवि, कोई भी व्यक्ति अपने भावों को शब्दों के जरिए अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है तो उस अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हृदय की मुक्ति साधना के लिए, यानी हृदय की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? रस दशा। और उसकी साधना के लिए मनुष्य जो प्रयत्न, जो शब्द विधान करता है, यानी शब्दों के जरिए जो अपना भाव अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, उसे कविता कहते हैं। ये परिभाषा कविता क्या है निबंध में आचार्य शुक्ल ने दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार कविता निम्नलिखित में से मानव हृदय पर कौन सा प्रभाव नहीं डालती? ए स्वार्थ संबंधों के घेरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है, बी संसार की विभिन्न गतिविधियों के मार्मिक स्वरूप से साक्षात्कार कराती है, सी ज्ञान का विकास करती है और डी शुद्ध अनुभूतियों का संचार कर व्यक्ति सत्ता को लोक सत्ता में लीन कर देती है। तो हमें बताना है कि शुक्ल जी ने कविता क्या है निबंध में जब अपने विचार कविता के विषय में अभिव्यक्त किए हैं उसमें कौन सा कविता का प्रभाव इनमें से नहीं माना है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों शुक्ल जी ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति कविता में डूबता है, चाहे वो सृजनकर्ता कवि हो या श्रोता या पाठक हो, वो उस क्षण विशेष के लिए कविता के आनंद में जब डूबता है तो वो स्वार्थ के संबंधों के घेरे से ऊपर उठकर लोक सामान्य की भावभूमि पर प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी कविता स्वार्थ संबंधों के घेरे से ऊपर उठाने का काम करती है। दूसरी बात, संसार की विभिन्न गतिविधियों के मार्मिक स्वरूप से साक्षात्कार कराती है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ज्ञान के विकास को कविता का प्रभाव उन्होंने नहीं माना है। शुद्ध अनुभूतियों का संचार कर व्यक्ति सत्ता को लोक सत्ता में लीन कर देती है, क्योंकि कभी भी कोई भी कवि जब सृजन करता है, कविता लिखता है, तो उस समय वो अपनी स्वयं का जो व्यक्तित्व है उस सत्ता को भूलकर लोक सत्ता में लीन हो जाता है और यही कारण है कि उदात्त भावों की अभिव्यक्ति कविता के जरिए होती है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता पर क्या अत्याचार हुआ है? श्रीमानों की स्तुति करना, कविता को लोक जीवन से असंपृक्त रखना, दोनों या कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों शुक्ल जी ने माना है कि पिछले युगों में, पिछले समय में, यानी पूर्व काल में कविता पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, क्योंकि कविता जो कि उदात्त भावभूमि पर ले जाने वाली होनी चाहिए थी, उसे उदात्त भूमि से नीचे गिराकर श्रीमानों की, यानी अपने मालिकों की स्तुति करने का जरिया, उनकी प्रशंसा, उनकी चापलूसी करने का जरिया बनाया गया और कविता को लोक जीवन से पृथक रखा गया। खास तौर पर यह कथन रीतिकालीन कविता के विषय में को ध्यान में रखकर उनके द्वारा कहा गया है कि कविता जहां पर केवल
राजा महाराजाओं के सुख, आनंद और मनोरंजन के उद्देश्य से रची जा रही थी, क्योंकि अधिकांश रीतिकालीन कवि दरबारी कवि थे और लोक जीवन से उस काव्य का कोई तालमेल नहीं था। तो दोनों कथन इस विषय में सही है। तो ये शुक्ल जी के अनुसार कविता पर अत्याचार हुआ है कि कविता को श्रीमानों की यानी अपने स्वामी की स्तुति, अपने मालिकों की स्तुति का, प्रशंसा का माध्यम बना दिया गया और उसे लोक जीवन से अलग रखा गया। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता की भाषा के लिए निम्न में से क्या दोषपूर्ण है? बिंबात्मकता, भावानुकूल लक्षणों का प्रयोग, जाति संकेतक शब्द, नाद सौंदर्य और संगीतात्मकता। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। उन्होंने बिंब विधान को बहुत बड़ी विशेषता बताई है कविता की भाषा के लिए, भावानुकूल लक्षणा के प्रयोग को भी उन्होंने जरूरी बताया है, और नाद सौंदर्य, नाद का मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि सौंदर्य के माध्यम से यानी ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता के माध्यम से भी भावों की अभिव्यक्ति को उन्होंने अनिवार्य बताया है। लेकिन उन्होंने जाति संकेतक शब्दों के प्रयोग को अनुचित बताया है कविता की भाषा के लिए। अब प्रश्न यह है कि ये जाति संकेतक शब्द क्या हैं? उन्होंने एक उदाहरण दिया है दोस्तों अत्याचार शब्द का। अत्याचार जैसे शब्द जिनसे अत्याचार से किसी एक विशेष बिंब की, सुनने वाले, मान लीजिए कोई आकर हमसे कहता है कि फलानी जगह पर एक व्यक्ति के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार से पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती, यानी बहुत सारे कि उसे पीटा जा रहा है, उसे लूटा जा रहा है, या उसे घर से निकाला जा रहा है, या उसकी मौत हो गई है, उसको मार दिया गया है, तो बहुत सारी बातें, या उसका शोषण किया जा रहा है, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत सारी स्थितियां इस अत्याचार शब्द में छिपी है। यानी अत्याचार एक जाति संकेतक शब्द हो गया। किसी भी व्यक्ति को पीड़ित करने की समूह में जितनी भी गतिविधियां हो सकती हैं वो सब अत्याचार में शामिल हैं। तो ऐसे शब्द जो सामूहिक रूप से बहुत सारी एक जैसी गतिविधियां जो थोड़े बहुत अंतर से थोड़े बहुत भिन्नता रखती हैं उनका बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को शुक्ल जी ने जाति संकेतक शब्द कहा है। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग को कविता की भाषा के लिए उन्होंने अनुचित माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, कविता केवल वस्तुओं के ही रूप रंग में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी मार्मिक दृश्य सामने रखती है। पंक्ति का अभिप्राय है, कविता में बाह्य एवं आंतरिक सौंदर्य का मर्मस्पर्शी चित्रण किया जाता है। कविता की दृष्टि मंगलकारी दृश्यों पर केंद्रित रहती है। कविता मार्मिक दृश्य अभिव्यक्त करती है। कविता पाठकों को आनंद की दुनिया में ले जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, क्योंकि यहां कहा गया है कविता केवल वस्तुओं के ही रूप रंग, रूप रंग का मतलब है बाहरी सौंदर्य का ही सौंदर्य नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति। कर्म व्यक्ति सोचकर करता है, मनोवृत्तियां उसकी हृदय से, उसके चिंतन से जुड़ी हुई होती हैं, यानी हृदय से जुड़ी हुई होती है, तो यानी आंतरिक अभिव्यक्ति। तो कविता में बाह्य और आंतरिक सौंदर्य का मर्मस्पर्शी चित्रण किया जाता है। ये इस पंक्ति का बिल्कुल सरल और सहज शब्द है, अर्थ है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने हृदय की मुक्ति साधना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? भाव योग, ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने अभी आपसे चर्चा की कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है। तो आत्मा की जो मुक्तावस्था है उसके लिए शब्द है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इनको अलग अलग, जो ज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करते हैं, अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं, वो ज्ञान योग के मार्गी होते हैं। जो कर्म योग के माध्यम से आत्मा को मुक्त करते हैं वे कर्मयोगी होते हैं, और जो भक्ति के मार्ग से आत्मा को मुक्ति की अवस्था तक ले जाते हैं वे भक्ति मार्गी होते हैं। लेकिन शुक्ल जी का कहना है कि हृदय की मुक्ति साधना के लिए जो व्यक्ति कविता के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, अपने लौकिक स्व के से ऊपर उठ जाता है, अपने सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है भाव योग। क्योंकि भाव में वो इतना डूब जाता है, चाहे कवि है, चाहे श्रोता है, चाहे पाठक है, जब भी वो किसी कविता को पढ़ता है तो उसके भाव में इतना डूब जाता है कि उसे अपने आसपास का, यहाँ तक कि अपने व्यक्तित्व की भी परवाह बोध नहीं रहता। और इसको शुक्ल जी ने ज्ञान योग और कर्म योग के बराबर महत्व दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार कवि कर्म का एक मुख्य अंग क्या है? काव्य सृजन,
जीवन शैली को बेहतर बनाना, मानवीय कार्य व्यापारों से प्रच्छन्नता का उद्घाटन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वो कह रहे हैं, शुक्ल जी ने लिखा है दोस्तों अपने निबंध में कि जैसे जैसे सभ्यता वैज्ञानिकता का विकास हो रहा है, वैसे वैसे हमारे व्यक्तित्व की सहजता और स्वाभाविकता पर एक कृत्रिमता का आवरण आ गया है। तो जब कृत्रिमता का आवरण मनुष्य के व्यक्तित्व पर आ जाता है और कवि उस बाहरी आवरण को ही चित्रित करता है, तो वो वास्तव में कविता नहीं है। कवि का कर्म क्या होना चाहिए? कवि का कर्म होना चाहिए कि जो सहज मानवीय कार्य हैं, जो स्वाभाविक मानवीय कार्य हैं, उन पर जो आवरण आ गया है कृत्रिमता का, उसे हटाकर उसके सहज और मार्मिक रूप को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार काव्य का वास्तविक ढांचा कब तक खड़ा नहीं हो सकेगा? जब तक भाषा भावानुकूल नहीं होगी, जब तक भावों से सीधा लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, जब तक कविता को उपयुक्त लय और छंद में नहीं बांधा जाएगा, जब तक जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य शुक्ल का कहना है कि कविता वास्तविक ढांचा तब तक खड़ा नहीं हो सकेगा, यानी सच्चे अर्थों में कविता तब तक नहीं रची जा सकेगी जब तक भावों का सीधा लगाव, भावों से जिस तरह के भावों की अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से कवि कर रहा है, वो आम जीवन की सरल और सहज स्थितियों से मूर्त, यानी जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, जैसे हम कहते हैं मूर्तिमान हो गया यानी साकार हो गया, तो हमारे सामने जो प्रत्यक्ष जो स्थितियां हैं उन सब से कवि के कविता के जो भाव हैं उनका संबंध नहीं होगा, और उस कविता के भावों को हम इस जगत में, संसार में, अपने इर्द गिर्द, अपने परिवेश में गोचर यानी दृश्यमान रूप में घटित होते हुए नहीं देखेंगे। यानी जितनी वास्तविक, जितनी सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति होगी, उतना ही कविता सरस, आनंददायक और जीवन से जुड़ी हुई होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार की दृष्टि को अधिक व्यापक और गंभीर माना है? विच्छिन्न दृष्टि, समष्टि दृष्टि, प्रेम दृष्टि या करुण दृष्टि? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य शुक्ल का कहना है कि कविता के लिए, कविता के सृजन के लिए समष्टि दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, गंभीर है, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि विच्छिन्न दृष्टि यानी बिखरी हुई अलगाववादी दृष्टि हो गई, प्रेम दृष्टि यानी एक ही भाव को लेकर के पर आधारित दृष्टि हो गई, और करुण दृष्टि करुणा के भाव यानी ये भी एकांगी हो गई। लेकिन समष्टि दृष्टि में सब कुछ आ गया, पूरी सृष्टि आ गई, पूरा जगत आ गया। और शुक्ल जी का मानना है कि जब व्यक्ति अपने स्व के दायरे से मुक्त होकर समष्टि से यानी लोक से जुड़ता है, तभी वो सही अर्थों में मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति कर पाता है। तो उसके लिए उन्होंने अधिक व्यापक और गंभीर माना है समष्टि दृष्टि को। समष्टि यानी समाज और समूह। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, कविता कर्मण्य के कर्म क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार करती है? सूक्ति प्रयोग के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, शुद्ध ज्ञान के द्वारा या भाव प्रसार के द्वारा? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भाव प्रसार कब होगा? जब व्यक्ति अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर लोक से जुड़ेगा, समष्टि से जुड़ेगा, तब उसके भावों का प्रसार होगा। क्योंकि अपनी पीड़ाएं, अपनी वेदना, अपने भावों को वो अन्य प्राणियों के भावों में महसूस करेगा, तो उसके भावों का प्रसार होगा। उनकी पीड़ा को वो अपने भीतर महसूस करेगा, उसके भावों का प्रसार होगा। तो उनका कहना है कि कर्मण्य यानी जो कर्म करने वाला है, उसके कर्म क्षेत्र का विस्तार भाव के प्रसार से होता है। वो केवल, हम इसको बहुत सरल शब्दों में दोस्तों समझ लेंगे कि मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूं, तो ये भाव प्रसार नहीं है। लेकिन जब मैं ये देखूं कि मैं जिस तकलीफ से गुजर रही हूं, दूसरे लोग भी उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, और मैं उनके लिए काम करने की कोशिश करूं ताकि उस तकलीफ से उन्हें मुक्ति दिला सकूं, तो ये मेरा भाव प्रसार हो गया। तो इसलिए हमारा और कर्म क्षेत्र जो पहले मुझ तक सीमित था, वो अब अन्य बहुत सारे लोगों तक सीमित हो गया। यानी कर्मण्य के कर्म क्षेत्र का विस्तार भाव प्रसार के द्वारा कविता करती है। यानी भावात्मक स्तर पर कवि जब समष्टि से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है, लोक मंगल से जुड़ता है, तब भाव प्रसार होता है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न,
मनुष्यता की उच्च भूमि से आचार्य शुक्ल का क्या अभिप्राय है? अपने सुख दुख को गहराई से समझने की अवस्था, नैतिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास, जगत के साथ पूर्ण तादाद में स्थापित होने की अवस्था, बुद्धि और तार्किकता के आधार पर जीवन जीने की अवस्था। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मनुष्यता की उच्च भूमि का मतलब क्या है? मनुष्यता की उच्च भूमि का मतलब है संपूर्ण मानव के सुख दुख को समझने के भाव की स्थिति। और वो कब आएगी? जब संसार के साथ कवि अपने आप को पूरी तरह से तादाद में स्थापित कर लेगा, एक कर लेगा, तब ये स्थिति आएगी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार सौंदर्य की अनुभूति का क्या अर्थ है? अंतःसत्ता की तदाकार परिणति, भावना का प्रसार, अपने व्यक्तित्व के सौंदर्य का अनुभव, सुंदर वस्तु के प्रति आकर्षण। तो क्या पूछा गया है? आचार्य शुक्ल के अनुसार सौंदर्य की अनुभूति का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए। सौंदर्य की अनुभूति क्या है? सौंदर्य की अनुभूति है जब कोई भी वस्तु हमें सुंदर लगती है तो हम क्या करते हैं? हम उस आत्मिक स्तर पर उस सुंदर वस्तु के साथ एकाकार हो जाते हैं। हम भावनात्मक स्तर पर उससे इतने जुड़ जाते हैं कि हमें उस वस्तु को हमेशा अपने निकट रखने की लालसा होती है। यानी हम अंतःसत्ता यानी अपने हृदय के स्तर पर उस सुंदर वस्तु के आकार में एक हो जाते हैं, उसके साथ लय हो जाते हैं। और यही सौंदर्य की अनुभूति है। आत्मिक स्तर पर किसी दूसरे सुंदर वस्तु से, व्यक्ति से जुड़ना ही सौंदर्य की अनुभूति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, जो उक्ति हृदय में भाव जागृत कर प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, आचार्य शुक्ल के अनुसार वह है ए सूक्ति, बी नीति, सी ज्ञान या डी काव्य। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुक्ल जी ने कहा है कि जो उक्ति हृदय में भाव जागृत करते, हृदय में भाव जागृत करे, कर प्रस्तुत वस्तु, जो सामने वस्तु है उसकी मार्मिक भावना के साथ एकाकार हो जाए जब कवि, तब वो क्या है? काव्य है। क्योंकि बिना एकाकार हुए, यानी जो अभिव्यक्ति कवि को कविता के माध्यम से करनी है, उस कविता के भाव में वो इतना डूब जाए कि उसे अपनी सुध बुध ही ना रहे, वो अभिव्यक्ति क्या है? काव्य है। आंसर हुआ डी। क्योंकि हृदय की मुक्तावस्था को जब अभिव्यक्त करता है कवि तो वो कविता कहलाती है शुक्ल जी के अनुसार, इसलिए वो काव्य है। आगे चलें। आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को कौन सा काव्य दोष माना है? ग्राम्यत्व, क्लिष्टत्व, अश्लीलत्व या अप्रतीतत्व। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अप्रतीतत्व का मतलब है जब अर्थ को समझने में दिक्कत आए, परेशानी आए, कठिनाई आए, तो वो अप्रतीतत्व है। क्योंकि शब्द के माध्यम से अनेक स्थितियां, अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हो, तो वो अप्रतीतत्व दोष है। और जब पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है तब आचार्यों की मान्यता है कि काव्य में अप्रतीतत्व दोष आ जाता है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी को, अब हम शिरीष के फूल निबंध पर बात कर रहे हैं दोस्तों। द्विवेदी जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विचार वितर्क, आलोक पर्व, पुनर्नवा या अशोक के फूल। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आलोक पर्व पर के लिए उनकी जो निबंध संग्रह है उनका ये, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और दोस्तों ये पुरस्कार उन्हें 1973 में मिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी जी की निबंध कृति नहीं है? कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, चारुचंद्र लेख। तो दोस्तों कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क ये तीनों उनकी निबंध कृतियां हैं, लेकिन चारुचंद्र लेख उनका उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, शिरीष के साथ अमलतास की तुलना क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि निबंध का नाम है शिरीष के फूल, तो निबंध के प्रारंभ में ही द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया है कि शिरीष एक ऐसा अद्भुत फूल है कि उसकी तुलना अमलतास से नहीं की जा सकती। हालांकि अमलतास के फूल भी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन कारण बताया है उन्होंने कि वे अमलतास के फूल से शिरीष के फूल की तुलना क्यों नहीं कर सकते। ए, वह शिरीष की तुलना में कम समय फूल देता है, वह शिरीष जैसा कोमल नहीं है, उसके फूल शिरीष जैसे सुंदर नहीं है, कवियों ने अमलतास के फूलों का वर्णन नहीं किया है। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि शिरीष
शिरीष का फूल उन्होंने लिखा है द्विवेदी जी ने वसंत ऋतु प्रारंभ होती है, यानी फरवरी जनवरी का अंत और फरवरी मान लीजिए, तब से लेकर आषाढ़ के माह तक, यानी वर्षा ऋतु तक, आप मान लीजिए सावन के बाद, तो वर्षा ऋतु तक ये फूल खिलते हैं। लेकिन अमलतास जो है वो बहुत कम समय फूल देता है, इसलिए उनका कहना है कि शिरीष के साथ अमलतास के फूलों की तुलना नहीं हो सकती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार शिरीष किस मंत्र का प्रचार करता प्रतीत होता है? आनंद का, जीवन की अजेयता का, नश्वरता का या सद्भाव का? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनके अनुसार शिरीष एक ही मंत्र का प्रचार करता है और वो है जीवन की अजेयता का। कैसे? क्योंकि शिरीष के फूल भी लंबे समय तक रहते हैं और उसका जो फल है वो तब तक वो फल पेड़ से टूटकर नहीं गिरता जब तक कि नए फूल आकर उसे धक्का नहीं देते। तो जीवन की अजेयता और धूप, ताप, गर्मी, लू के थपेड़े सब कुछ सहता हुआ भी खिलता रहता है शिरीष का फूल, इसलिए उनके अनुसार शिरीष जीवन की अजेयता यानी विपरीत परिस्थितियों में भी खिले मुस्कुराते रहने का, जबकि सारी पृथ्वी त्राय त्राय करती है गर्मी से, तब भी शिरीष का फूल खिला रहता है, इसलिए द्विवेदी जी कहते हैं कि ये जीवन की अजेयता के मंत्र का प्रचार करता है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगाने की बात कही गई है? कामसूत्र में, नीतिसार में, अभिज्ञान शाकुंतलम में या मेघदूत में? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये कामसूत्र वात्स्यायन की कृति है और वात्स्यायन ने कामसूत्र में लिखा है कि शिरीष के छायादार वृक्षों की छाया में ही प्रेखा यानी झूला लगाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, कालिदास के अनुसार शिरीष का पुष्प किसके कोमल पदों का दबाव सह सकता है? तितली के, मधुमक्खी के, भ्रमर के या पतंगे के? सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कालिदास ने अपनी कृति में लिखा है कि शिरीष का फूल यद्यपि कालजयी है लेकिन उसके बाद भी वो इतना कोमल है कि भ्रमर के अलावा केवल भंवरे के पदों की चोट वो सह सकता है, बाकी वो न तितली के पदों की सह सकता है, न मधुमक्खी के और न पतंगे के। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार शिरीष के वृक्ष का कौन सा भाग सबसे मजबूत होता है? फल, फूल, शाखा या तना? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिरीष के वृक्ष का सबसे मजबूत जो भाग है द्विवेदी जी के अनुसार वो है फल, क्योंकि फल मैंने अभी बताया कि तब तक नहीं हटता शाखा से जब तक कि दूसरे फूल आकर के उसे धक्का नहीं देते। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, शिरीष के फलों के माध्यम से लेखक ने किस पर कटाक्ष किया है? आलसी मनुष्यों पर, पदलोलुप नेताओं पर, लालची पंडितों पर या ढोंगी साधुओं पर? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिरीष के फल के माध्यम से लेखक ने, द्विवेदी जी ने व्यंग्य किया है किन पर? सत्ता लोलुप, सत्ता के लालची जो नेता होते हैं, जो अपनी कुर्सी से इतने अधिक जुड़े हुए होते हैं, इतने आसक्त होते हैं कि वे अयोग्य होने पर, कार्यभार संभालने की क्षमता के समाप्त होने पर भी उस पद को नहीं छोड़ते जब तक कि युवा पीढ़ी के नेता आकर उन्हें धक्का देकर वहां से नहीं हटा देते। तो ऐसा ही है वो फल शिरीष का, जो कि नए फूलों के आगमन के बाद ही अपना स्थान छोड़ता है। तो यहां इस फल के माध्यम से लेखक ने पदलोलुप नेताओं पर व्यंग्य किया है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार जगत के अति परिचित और प्रामाणिक सत्य क्या हैं? जन्म और मृत्यु, परिवर्तनशीलता, सौंदर्य और कुरूपता है दोस्तों, ये कुरूपता, जरा और मृत्यु। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हालांकि जन्म और मृत्यु, परिवर्तनशीलता, सौंदर्य और कुरूपता ये सब संसार के सत्य हैं, लेकिन प्रश्न पूछा गया है द्विवेदी जी के अनुसार यानी शिरीष के फूल निबंध के आधार पर। तो इसका उत्तर होगा जरा और मृत्यु। जरा यानी वृद्धावस्था और मृत्यु जो है वो जगत के अति परिचित और प्रामाणिक सत्य हैं। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, आगे की ओर मुंह किए रहो पंक्ति से लेखक का अभिप्राय है। प्रगतिवान और लक्ष्यबद्ध रहो, सामने देखकर चलो,
मार्ग पर डटे रहो, समय के अनुसार चलो। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे को और मुंह किए रहो के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा प्रगतिवान रहना चाहिए और ये प्रगति उसकी दिशाहीनता की स्थिति में नहीं होनी चाहिए कि आगे चलना है तो बस चलना है, लक्ष्यबद्ध होनी चाहिए। यानी जो लक्ष्य हमने अपने जीवन का निर्धारित किया है उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमें अपनी प्रगति उसी दिशा में करनी चाहिए। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने शिरीष को अवधूत क्यों कहा है? वह परिवेश से रस खींचता है, वह दुख सुख में हार नहीं मानता, दोनों, क्योंकि वह कोमल है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उन्होंने अवधूत कहा है क्योंकि वो अपने आप को धूप और ताप और भीषण गर्मी में भी अपने आप को जीवंत रखने के लिए परिवेश से रस प्राप्त करता है और दुख और सुख यानी विषम स्थितियों में भी पराजित नहीं होता, यानी मुरझाता नहीं है, जलता नहीं है। इसलिए ये दोनों कथन सही है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने किन्हें अनासक्त कवि माना है? कालिदास को, टैगोर को, पंत को या उपर्युक्त सभी को? तो दोस्तों इन तीनों कवियों को द्विवेदी जी ने अनासक्त कवि माना है। अनासक्त कवि क्यों माना है? क्योंकि जो अपनी स्वयं की निजी परिस्थितियों से अनासक्त होकर लोक मंगल के साथ तादात्म्य स्थापित कर अपने भावों को अभिव्यक्त कर सके, वही उनकी दृष्टि में अनासक्त कवि हैं। और इन अनासक्त कवियों की श्रृंखला में उन्होंने कालिदास की चर्चा की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चा की है और सुमित्रानंदन पंत की चर्चा की है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, राजोद्यान के सिंह द्वार के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? जन्म और मृत्यु अंतिम सत्य है, समय परिवर्तनशील है, दुख सुख से अप्रभावित रहना चाहिए, कोई भी लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं होता। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शिरीष के फूल निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी जो संदेश हमें देना चाहते हैं वो संदेश यहाँ इस प्रश्न में निहित है। यानी उनका कहना है राजोद्यान के सिंह द्वार का अर्थ क्या है? यानी कोई भी किसी भी राजभवन के सामने का जो बगीचा है उस पर का जो उसमें प्रवेश करने का जो द्वार बना हुआ है बहुत कलात्मक है, सुंदर है, भव्य है, आकर्षक है। तो सिंह द्वार पर जाकर लेखक कहते हैं कि कोई भी किसी भी राजोद्यान का, राज परिवार के उद्यान का आकर्षक से आकर्षक, सुंदर से सुंदर जो द्वार है वो ये नहीं कहता कि मेरी आपकी यात्रा यहीं पर समाप्त हो गई, अब मेरे बाद यहाँ कुछ नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी सिंह द्वार नहीं कहता। कहने का मतलब ये है कि हमें जीवन में जब हम प्रगतिवान हों तो जीवन में हमें भले ही कितनी भी सुंदर स्थिति प्राप्त हो जाए, लेकिन उस सुंदर स्थिति के प्राप्त होने पर भी हमें ये लगे कि हम बस अब हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, लेकिन हमें रुकना नहीं है, उससे भी बेहतर स्थितियों की ओर अग्रसर होना है। क्योंकि एक पड़ाव की प्राप्ति का मतलब जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। यानी कोई भी लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं होता। जब तक जीवन है व्यक्ति को निरंतर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक प्रगतिवान रहना चाहिए और ये मानना चाहिए कि कोई भी लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं होता। तो यही संदेश है इस निबंध का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था पंक्ति के माध्यम से लेखक ने किसकी ओर संकेत किया है? महात्मा गांधी की ओर, विनोबा भावे की ओर, आचार्य कृपलानी की ओर या अटल बिहारी वाजपेयी की ओर? तो दोस्तों एक बूढ़ा शब्द संबंधित है महात्मा गांधी से। इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर है ए। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शिरीष के फूल निबंध द्विवेदी जी की कौन सी कृति में संकलित है? कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क या चारु चंद्रलेख? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों कृतियां निबंध की कृतियां हैं, ये उपन्यास है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और उनका शिरीष के फूल जो निबंध है वो उनके निबंध संग्रह कल्पलता में संकलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने दो महत्वपूर्ण निबंध जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं, कविता क्या है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शिरीष के फूल निबंधों पर आधारित प्रश्नों पर बात की। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि ये सत्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।